जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। हेलो दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सरकार की ओर से बड़ी ऐतिहासिक घोषणाएं की गई है, कैबिनेट के फैसले भी जानेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और काफी काम के अपडेट हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को दशहरा विजयादशमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज रावण दहन भी आपको देखने को मिलेगा। रावण दहन सायकाल 6 बजे के बाद किया जा सकेगा और दशहरा के दिन पूजन का जो उत्तम मुहूर्त है वो सुबह 9:44 से दोपहर 1:36 तक है और रावण दहन सायकाल 6 बजे के बाद हो सकेगा। दशहरा पर्व पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही आपको ये भी पता है कि आज 2 अक्टूबर का दिन है और वो भी बहुत खास है। हर साल 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। भारत 156वीं गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। भारत में प्रत्येक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि हर चुनौतियों का सामना सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी किया जा सकता है। गांधी जयंती की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। साथ ही आपको बताएं आज प्रधानमंत्री मोदी और फिल्म स्टार भी रावण दहन देखेंगे। दिल्ली में जलेगा पहलगाम आतंकियों का पुतला। राजधानी में इस बार भी दशहरा पर्व पर राजनीतिक और फिल्मी सितारों की चमक देखने को मिलने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल अलग अलग जगहों पर रामलीला मंचन देखने पहुंचेंगे। इसके अलावा दशहरा पर रिकॉर्ड भी बनने वाला है। 9 दिन की नवरात्रि के बाद आज देश भर में जो दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा, इसके लिए पूरे देश में तैयारियां तेज हैं और आज के दिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से लोग रावण का पुतला भी बनाते हैं जो कि आकर्षण का केंद्र बनते हैं। लेकिन आपको बताएं दोस्तों, राजस्थान के कोटा में भी इस बार दशहरे की तैयारी खूब धूमधाम से की जा रही है और इसके लिए इस बार राजस्थान के कोटा शहर में 221 फीट से भी ऊंचा रावण का पुतला जलाया जाएगा और ये पुतला अब तक का सबसे लंबा रावण पुतला होगा। अधिकारियों ने बताया कि ये पुतला एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला है। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। दिवाली से पहले एक और बड़ा गिफ्ट मिला है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उनका डीए 3% बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी है। साथ ही रबी की फसलों की MSP बढ़ाने को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति जता दी है। डीए बढ़ेगा, इससे राजकोष पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है। मोदी कैबिनेट के केंद्रीय कर्मचारियों के 3% डीए या डीआर बढ़ाए जाने के फैसले से 49,20,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 68,70,000 पेंशन भोगियों को लाभ मिलने वाला है। 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने गेहूं का MSP 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। साथ ही आप देखिए, मुद्रा पर पहली बार भारत माता की तस्वीर। RSS के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को RSS के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। संघ के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली में खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें 100 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शताब्दी समारोह में बुधवार को कहा, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई, चाहे प्रतिबंध लगे या साजिश हुई हो। सभी का मंत्र रहा कि जो अच्छा है, जो कम अच्छा है, सब हमारा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों से चुनौतियां मिल रही हैं, सतर्क रहना है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए 19 किलो वाला जो LPG गैस सिलेंडर है वो 16.5 रुपए तक महंगा हुआ है। जनरल रिजर्वेशन के लिए अब आधार जरूरी हो गया है। UPI से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट आज से बंद हो गई है। 5 बड़े बदलाव अक्टूबर में लागू हो गए। 1 अक्टूबर का दिन और 5 बड़े बदलाव लागू हुए। जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा, यानी IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जो हम रेल टिकट बुक करेंगे तो बुकिंग खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं है तो फिर आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो 15 मिनट के बाद फिर आपको टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी, यानी 15 मिनट के बाद ही बिना आधार वेरिफिकेशन के टिकट बुक हो पाएंगे। इसके अलावा NPCI ने 1 अक्टूबर 2025 से UPI में पीयर टू पीयर यानी P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से UPI के जरिए पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा। कई लोग इस फीचर से UPI यूजर को ठग
रहे थे। और साथ ही आपको पता ही है 19 किलो वाला जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है वो 16.5 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 15.5 रुपए बढ़कर 1595.50 हो गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर की जो कीमतें है ना दोस्तों, वो अलग अलग शहरों में, राज्यों में अलग अलग होती है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट की जो सुविधा है वो महंगी हो गई है। साथ ही सामान तभी डिलीवर होगा जब रिसीवर का ओटीपी कंफर्म हो जाएगा। एनपीएस में पूरी रकम शेयर बाजार में लगा सकेंगे। एनपीएस के नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स अब अपनी पूरी रकम शेयर मार्केट में निवेश कर पाएंगे। अभी तक क्या होता था, एनपीएस में इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट 75% थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, आरबीआई की ओर से भी महत्वपूर्ण अपडेट आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए, जिनसे अब कंपनियों और आम लोगों के लिए बैंक से लोन लेना और भी आसान और सस्ता हो जाएगा। यूपीआई चार्ज को लेकर भी आरबीआई ने चिंताओं को दूर किया है। आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में, जिसमें ये 5 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आरबीआई ने अब बैंकों को भारतीय कंपनियों को अधिग्रहण यानी किसी कंपनी को खरीदने के लिए लोन देने की इजाजत दे दी है। साथ ही शेयर डेट सिक्योरिटीज पर लोन लिमिट भी बढ़ गई है। अब तक किसी व्यक्ति को शेयर के बदले अधिकतम 20 लाख रुपए का लोन मिल सकता था, जिसे बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा आईपीओ को लेकर भी अपडेट है। नई कंपनियों के शेयरों की खरीद के लिए लोन लेना चाहते हैं तो पहले जो 10 लाख की लिमिट थी उसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा 2016 में आरबीआई ने एक नियम बनाया था, जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बैंक एक्सपोजर वाले बड़े कर्जदारों को लोन देना मुश्किल था, लेकिन अब इस नियम को भी हटा दिया गया है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने साफ कर दिया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अभी कोई चार्ज लगाने का प्रस्ताव नहीं है। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखी है और जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया है। तो ये रेपो रेट को लेकर भी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अपडेट आप ये देखिए कि बैंकों में अब और सुरक्षित होगा आपका पैसा। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को लेकर कुछ नए बदलाव प्रस्तावित किए हैं और ये बदलाव अब आने वाले समय में बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे, बूस्ट दे सकते हैं। यानी आरबीआई ने ये बदलाव खास तौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए किए हैं कि बैंक मजबूत रहें और आर्थिक चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएं। भुगतान धोखाधड़ी रोकने के लिए सेबी ने भी बड़ी पहल की है। वैलिड यूपीआई और सेबी चेक सेवा लॉन्च की गई है। ये दोनों पहल निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाएंगी और डिजिटल लेन देन में भी पारदर्शिता लाएंगी। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए सितंबर में जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी अपडेट आ गया है। 1.89 लाख करोड़ रुपए का सितंबर में जीएसटी कलेक्शन हुआ है, यानी पिछले साल की तुलना में इसमें 9.1% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, दक्षिण कोरिया को दुनिया का डिजिटल लीडर माना जाता है, लेकिन दक्षिण कोरिया पर लगातार हो रहे साइबर हमलों ने उसकी डिजिटल सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है। आपको बताएं, दक्षिण कोरिया दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए फेमस है, मशहूर है। साथ ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी और हुंडई, एलजी, सैमसंग जैसी कंपनियों के लिए भी मशहूर है। लेकिन यही डिजिटल सफलता अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। यानी दोस्तों पिछले 1 साल में दक्षिण कोरिया देश पर हर महीने कोई न कोई बड़ा साइबर हमला हुआ, जिसने वहाँ सरकारी एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और करोड़ों आम लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ देश में साइबर एक्सपर्ट्स की भी भारी कमी है। इधर आप देखिए यूपीएससी ने पेश किया नया लोगो, इंटरव्यू से जुड़े अनुभव साझा करने के लिए नया पोर्टल भी शुरू हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग ने शताब्दी वर्ष की शुरुआत करते हुए नया लोगो लॉन्च किया है। नए लोगो में केंद्र में राष्ट्रीय प्रतीक है, जो राष्ट्र की सेवा और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। ये यूपीएससी का नया लोगो आप देखिए, संघ लोक सेवा आयोग ने नया लोगो जारी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, रिजर्व बैंक के मुताबिक 5,884 करोड़ रुपए मूल्य के 2,000 रुपए के नोट अभी भी चलन में 98.35% नोट वापस आ चुके हैं। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी राशि का जमा न होना चिंता का विषय है। अब ये नोट आखिर कहां पर पड़े हुए हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। इधर आप देखिए, भारत में होगी यूएन शांति सैनिक प्रमुखों की बैठक, 3 दिन तक चर्चा चलने वाली है। यानी भारत 14 से 16 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में यूएन शांति सैनिकों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये सम्मेलन शांति स्थापना, बहुपक्षीय सहयोग, सैनिकों की सुरक्षा और नई तकनीकों पर केंद्रित होगा और लगभग 30 देशों के सेना प्रमुख इसमें भाग लेंगे। लद्दाख में एलजी गुप्ता ने हालात की समीक्षा की है, कहा कि सिलसिलेवार तरीके से प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। लद्दाख में भड़की हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपने पति की रिहाई के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इधर आप देखिए, 83 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई, बेंगलुरु हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 25 विदेशी डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत नोटिस जारी किया है। ये कंपनियां अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर, ब्रिटेन जैसे देशों से संचालित हो रही हैं और भारत में पंजीकृत नहीं है। एफआईयू के अनुसार भारत में केवल 50 डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड हैं। एफआईयू ने क्रिप्टो या इस प्रकार के डिजिटल संपदा की खरीद फरोख्त को जोखिम भरा करार दिया है।
यानी डिजिटल रूप में क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल संपदा सेवा की खरीद फरोख्त जो हो रही है वो भारत में भी धड़ल्ले से की जा रही है। और ऐसे में 25 विदेशी डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर को ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत नोटिस जारी हुआ है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, भारत के 1687 लोगों की जो नेटवर्थ है ना दोस्तों, वो 167 लाख करोड़ रुपए है और ये हमारे देश की जीडीपी का आधा पार्ट बन जाता है। हुरून इंडिया की भारत के सबसे अमीर हस्तियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी फैमिली टॉप पर है और उनकी नेटवर्थ 9.55 लाख करोड़ रुपए है। गौतम अडानी और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर है। 1 अक्टूबर को M3M हुरूच रिच लिस्ट 2025 जारी की गई और इस लिस्ट में 1687 व्यक्तियों को शामिल किया गया और इन सभी अमीरों की कुल नेटवर्थ 167 लाख करोड़ रुपए है, जो कि भारत की जीडीपी का लगभग आधा है। फिलहाल आप देखिए दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए शाहरुख खान, नेटवर्थ हुई 12,490 करोड़। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन चुके हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में आप देखिए एक्टर का नाम और उनकी नेटवर्थ। साथ ही आप देखिए पत्थर समझकर उठाया और ये 10 लाख का हीरा निकला। खबर है ये मध्य प्रदेश के पन्ना से और पन्ना में माता के दर्शन कर लौट रहा एक मजदूर की किस्मत उस समय चमक गई जब उसे सड़क किनारे एक बेशकीमती हीरा पड़ा हुआ मिला। यह हीरा 4.04 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का है और इसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी एससीसी दफ्तर में जमा कराई। बीसीसीआई ने महाभियोग लाने की चेतावनी दी थी। बिना ट्रॉफी भारत लौटी थी टीम इंडिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी एससीसी ऑफिस में जमा करा दिया। रविवार 28 सितंबर को हुए एशिया कप फाइनल के बाद भारतीय टीम ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। इसके 2 दिन बाद मंगलवार को एससीसी की सालाना बैठक भी हुई और इसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने नकवी को जल्द से जल्द ट्रॉफी वापस करने को कहा था। अब ये ट्रॉफी भारत को कैसे दी जाएगी इस पर फैसला होना फिलहाल बाकी है। इधर आप देखिए सीजेआई की मां बोली आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी, अनावश्यक विवाद के कारण फैसला लिया। 5 अक्टूबर को अमरावती में चीफ गेस्ट थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई BR गवई की मां कमल गवई 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल नहीं होंगी। उन्हें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया है। 84 साल की कमल गवई ने ओपन लेटर में लिखा कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाने की खबर के बाद अनावश्यक विवाद और आरोप लगने लगे, जिसकी वजह से कार्यक्रम में न जाने का फैसला लिया है। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आए थे और वे सभी के लिए शुभकामनाएं देती हैं, लेकिन हालातों को देखते हुए वे इसमें शामिल नहीं होंगे। इधर आप देखिए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सरकारी संस्थाएं बेकार केस लड़ रही हैं, देश का पैसा और कोर्ट का वक्त बर्बाद हो रहा, इससे बेहतर मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं। चेतनानंद के कमरे से कई अजीबोगरीब सामान मिले हैं, कुछ सीढ़ियां मिली हैं, कुछ टॉय मिले हैं। नेताओं के साथ फर्जी तस्वीरें भी बरामद और अभी हाल ही में एक दिन पहले अश्लील चैट भी सामने आई थी। छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी जिस कॉलेज में पढ़ाता था उसमें स्वामी के कमरे से पुलिस को कई सारी अजीबोगरीब चीजें मिली हैं जो आपत्तिजनक है। वैसे आपको बताएं चैतन्यानंद सरस्वती पर 4 मुख्य आरोप हैं। गर्ल्स हॉस्टल रूम में सीक्रेट कैमरे लगवा दिए गए, देर रात कमरे में आने को कहता था, व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज तक भेजे और 17 छात्राओं का यौन शोषण किया। 9 अगस्त से फरार था, 28 सितंबर को इसे आगरा से गिरफ्तार किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए 75 साल के दूल्हे की 12 घंटे बाद जान चली गई। जौनपुर में 35 साल की महिला से शादी रचाई थी। पत्नी का कहना है कि रात तक पति एकदम सही थे, सुबह अचानक उनकी गर्दन झुक गई। पत्नी ने कहा कि सोमवार को हमने पहले मंदिर में शादी की, फिर कोर्ट मैरिज की। अमेरिका में 9 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर संकट आ खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए, 60 वोटों की जरूरत थी और 55 ही मिले। अमेरिका में शटडाउन शुरू हो गया है, कई गैर जरूरी सरकारी कामकाज ठप हो गए हैं। करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को बिना सैलरी छुट्टी पर भेजने की नौबत आ गई है। दरअसल मंगलवार देर रात वहां एक बिल पर वोटिंग हुई थी और बिल के समर्थन में 55 और विरोध में 45 वोट पड़े और बिल को पास होने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन 55 वोट ही आ पाए। दरअसल दोस्तों अमेरिका में सरकार को हर साल अपना बजट पास कराना पड़ता है। अगर संसद बजट पर सहमत नहीं होती है तो फंडिंग बिल पास नहीं होता और सरकार को मिलने वाला पैसा रुक जाता है और इस वजह से कुछ सरकारी विभागों और सेवाओं को पैसे नहीं मिलते हैं। गैर जरूरी सेवाओं को बंद कर दिया जाता है और इसे ही वहाँ अमेरिका में सरकारी शटडाउन कहा जाता है। अब रिपब्लिकन नेता वहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक डेमोक्रेट्स बिल को समर्थन नहीं देंगे तब तक इस पर वोटिंग होती रहेगी। बिल को रोजाना पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि आरसीबी 17,000 करोड़ में बिक सकती है। अदार पूनावाला बोली लगा रहे हैं और अगर ये बिकी तो फिर आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा सौदा बनेगा। वहीं भारत की सबमरीन की साउथ चाइना सी में सफल टेस्टिंग हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर देखिए 8 साल में जनवरी से सितंबर की हवा सबसे साफ रही। अर्ली वार्निंग सिस्टम ने भी सही से काम किया। इसके अलावा दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी निभाते हुए जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। दिल्ली में
सभी व्यावसायिक वाहनों को देना पड़ेगा ईसीसी। टोल नाकों को जाम मुक्त करने के लिए एमसीडी ने यह फैसला लिया है और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पति पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी गई संपत्ति पर पति केवल इसलिए स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता कि उसने ईएमआई का भुगतान किया। अदालत ने यह माना कि ऐसा दावा बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम का उल्लंघन होगा। दरअसल ये फैसला एक महिला की याचिका पर आया जिसने संयुक्त संपत्ति में अपने हिस्से का दावा किया था। तो कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ईएमआई भर देने से पति को उसका मालिकाना हक नहीं मिल सकता। संयुक्त संपत्ति पर अकेले भुगतान से स्वामित्व नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट का जॉइंट प्रॉपर्टी पर यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला। हाई कोर्ट ने बेनामी संपत्ति अधिनियम का उल्लंघन माना है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हाल ही में आयोजित परीक्षा में नकल प्रकरण की सीबीआई जांच की सिफारिश को बुधवार को मंजूरी दे दी है। सरकार का यह निर्णय युवाओं के हितों और भविष्य की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस हुए। 3.1 तीव्रता मापी गई है। बुधवार दोपहर 2:50 के लगभग ये भूकंप के झटके महसूस हुए। वहीं हिमाचल वेदर अपडेट में आप देखिए लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, धर्मशाला और पालमपुर में भी बारिश, आज भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश, धूप और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 5 से 7 अक्टूबर तक कई इलाकों में ओलावृष्टि, अंधड़ और भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। कुछ मैदानों में इलाकों में 2 से 4 तक भी हल्की बारिश के आसार हैं। उड़ीसा में अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है। उड़ीसा सरकार की तरफ से नियमों में बदलाव किए गए हैं। बिजनेस को आसान बनाने के लिए काम के घंटों को भी वहाँ 9 से बढ़ाकर 10 घंटे और 24 घंटे काम करने की बात कही है। उड़ीसा सरकार ने बिजनेस की सरलता बढ़ाने और राज्य में रोजगार के मौके लाने के लिए ये महत्वपूर्ण बदलाव किए। कल वाले वीडियो में भी अपडेट हमने देखा था। और इन बदलावों में अब काम के घंटों को बढ़ाने के लिए जो भी ऑफिस होंगे वहाँ साल भर 24/7 काम करने के ऑप्शन दिए गए। महिलाओं के लिए नाइट में काम करने को लेकर भी नियम अपडेट किए गए। अच्छा, टीसीएस जबरन इस्तीफे ले रही। कर्मचारियों ने महाराष्ट्र सीएम से गुहार लगाई। कंपनी ने भी जवाब दिया है। टीसीएस पर छंटनी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वहीं टीसीएस ने इस मामले पर कहा कि ये जानकारी भ्रामक और बिल्कुल गलत है। कंपनी का एक बयान सामने आया है। टीसीएस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। नवजोत सिद्धू की पत्नी लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। पति की अमृतसर ईस्ट सीट पर दावा ठोका। चंडीगढ़ में बोले कि टिकट मिले या ना मिले मेरी तैयारी है। पंजाब सरकार का मुलाजिमों को दिवाली गिफ्ट 10,000 एडवांस मिलेंगे और ब्याज नहीं लिया जाएगा। 35,000 से ज्यादा को फायदा मिलेगा। पंजाब सरकार के ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए अपडेट है। 10,000 रुपए एडवांस ले सकेंगे। वहीं पंजाब बाढ़ पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार को आदेश याचिकाकर्ता के सुझावों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जांच के लिए एसआईटी की भी मांग की थी। पंजाब में 3400 पदों पर कांस्टेबल की भर्तियां होगी। 1600 पुलिस कर्मियों का प्रमोशन भी होगा। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं और कहा कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा केस अब सेशन कोर्ट में चलेगा। हिसार में वीसी के जरिए पैसे हुई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई थी। इधर हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर यह स्पष्ट किया कि सहायक जिला अटॉर्नी एडीए भर्ती परीक्षा में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। ये फैसला मीना कुमारी की याचिका के जवाब में आया है जिसमें आधार की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी। पंजाबी सिंगर की हालत में बड़ा सुधार नहीं। न्यूरो साइंस टीम की निगरानी में लाइफ सपोर्ट पर है। पूर्व सांसद और एक्टर भी मिलने पहुंचे। हरियाणा के पिंजौर में बाइक एक्सीडेंट में घायल हुए पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पंजाब में नीदरलैंड की कंपनी का प्लांट शुरू हो गया है। सीएम भगवंत मान ने शुभारंभ किया और कहा कि कई लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य इंडस्ट्रियल हब बनेगा। वहीं हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मां का निधन हो गया है। लीवर की बीमारी से पीड़ित थी। हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी की मां नीलम चौधरी का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वे पिछले कई दिनों से पीलिया की बीमारी से भी जूझ रही थी। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी। इधर मां की मौत से परेशान और दुखी सपना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल फोटो भी ब्लैक कर दी है। चलिए